तो ऑडिट की ये जो बेसिक डेफिनेशन है, independent examination of financial information of any entity with a view to expressing an opinion there. यहाँ पर important क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। आपने तो आर्टिकलशिप कर ली है, राइट, कर रहे हैं, तो ऑडिट आपने कहीं ना कुछ तो किया ही होगा, राइट? तो यू नो दैट, राइट, इट शुड बी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इवन सी एंटर में भी पढ़ा था कि किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जो भी कंपनीज एक्ट वगैरह में या फिर और कोई एक्ट में कहीं पर भी लिखा हुआ है कि भाई आप इसका ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, या फिर कोई भी थ्रेट रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस है, तो वो अगर एग्जिस्ट करते हैं, देन ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट, और एटलीस्ट ट्राई टू लोअर डाउन और ट्राई टू लोअर द रिस्क, राइट, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपको जो ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, वो विदाउट एनी इन्फ्लुएंस होना चाहिए। आपने खुद ने सोचा है वही ओपिनियन आप एक्सप्रेस करेंगे। आपका जजमेंट किसी के भी इच्छा, किसी के भी डायरेक्शन या विशेष के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। वो सबऑर्डिनेट टू समवन्स विशेस, जिसने आपको अपॉइंट किया है उसकी विशेस या उसकी डायरेक्शन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑडिट का ये जो बेसिक है, बेस है कि इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, तभी लोग ट्रस्ट कर पाएंगे। और उसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है। अब तो पूरा सीएंडर का जो सब्जेक्ट का नाम ही है वो है ऑडिटिंग एंड एथिक्स, तो उसमें एथिक्स के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया गया है। इवन सीए फाइनल में भी प्रोफेशनल एथिक्स काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। उसका पूरा चैप्टर जो है, एक ही चैप्टर दिया है, इवन क्वालिटी कंट्रोल के बारे में भी बताया है, तो वहां पर भी इंडिपेंडेंस के बारे में समझा है, और उसका वेटेज भी 25 मार्क्स का है। तो एथिक्स के ऊपर फोकस किया जाता है, और उसमें सबसे पहली चीज आती है इंडिपेंडेंस, राइट? तो ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट टू द क्लाइंट, इंडिपेंडेंस टू द क्लाइंट, क्लाइंट से वो अलग होना चाहिए, किसी भी तरीके से उसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए नहीं। सो इट इज फॉरमोस्ट बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? तो ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरली ऑडिट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किया जाता है, जिसमें बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स कवर होते हैं, और अगर इंड एस है तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी कवर अप होते हैं, राइट? ये आपने ऑलरेडी इंटर में पढ़ा। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी। बट वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट में अलग अलग चीजों के लिए भी ऑडिट कई बार किया जाता है, जैसे कि इंटरनल ऑडिट भी है। तो इंटरनल ऑडिट है तो उसमें हम पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखते, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो चेक करते हैं। क्योंकि हर क्वार्टर या हर मंथ के हिसाब से उसमें स्कोप चेंज होता है, तो उसमें जो परचेस है उसको भी हम कंसिडर करते हैं। तो एक क्वार्टर में सिर्फ परचेस ही देखते हैं, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखते, और कुछ एएस या इंडेस की इम्पैक्ट तो हम देखते ही नहीं है ड्यूरिंग द इंटरनल ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे ऑडिट होते हैं जहां पर पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर अप नहीं होता है। हाँ, उसमें हम एक्चुअल में ओपिनियन नहीं देते, बट अगर उसमें कुछ भी मिसस्टेटमेंट है या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो इम्प्रूव करनी चाहिए तो वो हम करते हैं। नॉर्मली ओपिनियन कहाँ पर दिया जाता है? जो स्टेच्यूटरी ऑडिट है, बाय स्टेच्यूट कोई भी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से स्टेच्यूटरी ऑडिट किया जाता है, राइट? ट्रस्ट का ऑडिट किया जाता है, एलएलपी एक्ट के हिसाब से जो एलएलपी का ऑडिट किया जाता है, वो सारी चीजें स्टेच्यूटरी ऑडिट में कवर अप होती है, और उसमें हम पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं और उसके ऊपर ओपिनियन देखते हैं। बट कुछ ऐसे भी ऑडिट्स है जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को का कोई पार्ट देखा जाता है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखा जाता है, तो वो भी ऑडिट कह सकते हैं। हाँ, जब स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग या अप्लाई होता है तब वो ऑडिट अलग हो जाता है, वो स्पेसिफिकली टाइप में डिवाइड किया जाता है, राइट? तो ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कुछ भी हो सकती है। नॉर्मली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही समझेंगे कि उसी का एग्जामिनेशन किया जाएगा, राइट? ऑफ एनी एंटिटी, वो कोई भी टाइप की एंटिटी हो सकती है, राइट? वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड है। कोई भी बिजनेस का भी ऑडिट किया जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड। इवन ट्रस्ट है, उनका भी ऑडिट किया जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, तो उसका भी ऑडिट किया जाता है, राइट? और इरिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज एंड लीगल फॉर्म, वो चाहे छोटी और छोटा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सभी का ऑडिट किया जाता है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो सारी कंपनीज को कंपलसरी है अपना ऑडिट करवाना, राइट? तो वहां पर कंपनी की साइज नहीं देखी जाती है, तो वो किसी भी कंपनी को एप्लीकेबल है। और उसका लीगल फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप को भी एप्लीकेबल हो सकता है अगर उनको करवाना है। टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो सकता है। फिर पार्टनरशिप, एलएलपी, ट्रस्ट, कंपनीज, किसी भी टाइप, उसका लीगल फॉर्म चाहे कोई भी हो, उसका ऑडिट, उसका एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं विथ अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देना। उसके ऊपर हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? अपना ओपिनियन देते हैं।
समझ में आ रहा है? ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स ट्रू एंड फेयर व्यू, वो हम बताते हैं। एंड दैट्स अवर डेस्टिनेशन, कि हमें वहीं पर पहुंचना है कि हमारा कंक्लूजन, हमारा ओपिनियन क्या है, राइट? तो ये जो एग्जामिनेशन है वो ओपिनियन प्रोवाइड करने के लिए की जाती है। समझ में आ रहा है, राइट? ये हमने बेसिकली ऑडिट सी इंटर में पढ़ा हुआ है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, और ये क्या क्या कैसे कैसे होता है वो भी हमने समझा। क्लियर? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ओपिनियन, राइट? ओपिनियन के मेजर दो टाइप्स है। अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड मॉडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड मॉडिफाइड ओपिनियन, ये आपने सी इंटर में भी पढ़ा होगा, सी ए फाइनल में भी कवर अप होता है, राइट? उसका भी ऐसे है 705। तो ऐसे 705 जो है उसमें ये स्पेसिफिकली मॉडिफाइड ओपिनियन समझाया है, और 700 में अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड ओपिनियन को समझाया है। तो वो जो टाइप्स ऑफ ओपिनियन है वो हम समझेंगे। उसके लिए हमें और दो चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सो आप बता सकेंगे कि क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखना है, राइट? अदरवाइज तो ऑडिट में सो जाते हैं ना। सो आपको भी थोड़ा सा आंसर करना पड़ेगा। तो बताइए क्या होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? बेसिकली इंड एस और एस जारी करती है। ओके, तो आपके हिसाब से मतलब क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कवर अप क्या होता है, कि उसको ट्रीट कैसे करना है कोई भी आइटम को, ऐसा? या मे बी। ओके, राहुल? It is a framework where the financial statements are reported. सॉरी, राहुल आप फिर से रिपीट करेंगे? राहुल? ठीक है। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है बेसिकली फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए। फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से प्रिपेयर करनी है और किस तरह से प्रेजेंट करनी है, बी बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द एंटिटी, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर डिसाइड हो सकता है, या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ और रेगुलेशन हो सकता है। नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है, या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस लिए आप ये प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर डिसाइड हो सकता है कि क्या फ्रेमवर्क रहेगा। जैसे कि आपने फाउंडेशन या फिर सीपीटी जो भी किया है, आपने फाउंडेशन वगैरह में पढ़ा होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स। तो उसमें जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, तो उसमें हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे।
तो इनकम एक्सपेंडिचर क्यों? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना नहीं है। बाकी नॉर्मली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, राइट? तो वो एंटिटी का नेचर ऐसा है कि वहां पर प्रॉफिट इज नॉट इम्पोर्टेंट पार्ट, नेसेसरी पार्ट, इसीलिए वहां पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। तो उसका फ्रेमवर्क हो गया कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट? नॉर्मली बाकी बिजनेस जो प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो उनका नेचर है प्रॉफिट अर्न करना, और उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, यूजर्स है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो वो नेचर ऑफ द एंटिटी के बेसिस पर हो गया। या फिर हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस लिए, किस पर्पज से बना रहे हैं। कई बार वॉल्यूंटरी ऑडिट भी किए जाते हैं, जैसे कि बैंक से लोन चाहिए या फिर कोई सब्सिडी या ग्रांट चाहिए गवर्नमेंट के पास से। तो उस केसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस ऑब्जेक्टिव से बनाए हैं उस हिसाब से उसका फ्रेमवर्क चेंज हो सकता है। और जो जनरली इंपॉर्टेंट है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ और रेगुलेशन। लॉ और रेगुलेशन को स्टैट्यूट ही कहता है कि भाई आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस हिसाब से बनाना है। और इसका जो इजीएस्ट एग्जांपल है वो आपने देखा ही होगा, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फ्रेमवर्क देता है। समझ में आ रहा है? तो वो क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब शेड्यूल 3 के अंदर भी 3 पार्ट्स है। सबसे पहला जो पार्ट है वो एएस के हिसाब से जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उनके लिए दिया गया। उसके अंदर पूरा बैलेंस शीट में क्या आइटम्स होंगी, पीएनएल में क्या आइटम्स होंगी, वो सारी आइटम्स के लिए क्या क्या आपको डिस्क्लोजर्स देना है स्पेसिफिकली, राइट? वो सारी चीजें इन डिटेल बताई गई है। हाँ, उसके अलावा भी हमें एएस है या फिर इंड एएस है उसके अंदर स्पेसिफिकली डिस्क्लोजर्स बताए हैं ओवर एंड अबाउट शेड्यूल 3, तो वो भी हमें फॉलो करने रहेंगे, राइट? एएस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उसमें बैलेंस शीट, पीएनएल। बैलेंस शीट में सबसे पहले शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटीज क्या होती है वो दिखाई जाती है, एंड देन असेट्स दिखाई जाती है। फिर जो पार्ट 2 है, राइट, सेकंड पार्ट है शेड्यूल 3 का, उसके अंदर इंड एएस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं वो बताया गया है। तो उसमें बैलेंस शीट में पहले असेट्स दिखाई जाती है, देन लायबिलिटीज दिखाई जाती है। और उसमें भी जो भी टर्म्स यूज होती है उनके भी सारे डिस्क्लोजर जो भी है वो सब कुछ कवर अप होता है। और जो पार्ट 3 है, राइट, शेड्यूल 3 का, उसमें एनबीएफसीज को इंडेस के हिसाब से अगर एफएस बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे वो दिया गया है। ये कंपलसरी है, कोई भी कंपनीज होंगी तो उनको शेड्यूल 3 के हिसाब से ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने रहेंगे। पार्ट 1, 2 एंड 3 अकॉर्डिंगली उनको जो भी एप्लीकेबल। उनके साथ साथ एएस या फिर इंडेस को भी कंपलसरीली उनको कंप्लाई करना रहेगा। तो ये उनके लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो गया। एएस या इंडेस बराबर है कि वो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंसिडर कर सकते हैं, बट वो इंडिविजुअल आइटम्स को कवर अप करता है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाता है। तो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर किसी को बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इवन जो बैंकिंग है, बैंक है, उनके लिए भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, तो उसमें भी शेड्यूल 3 दिया हुआ है कि आपका बैलेंस शीट पीएनएल कैसे होगा। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी उनका फ्रेमवर्क दिया हुआ है, राइट? तो वो उनके लिए क्या बन जाएंगे? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एंड दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन, देन इट इज कंपल्सरी। समझ में आ रहा है? आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फ्रेमवर्क देखा ही होगा, राइट? कोई भी आप कंपनीज या बैंक वगैरह का ऑडिट किया है तो उसमें ये चीज आपको मिली ही होगी। समझ में आ रहा है? तो ये उनका एग्जाम्पल हो गया, राइट? ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एंड सेकंड जो चीज हमें समझनी है वो है मिसस्टेट। मिसस्टेटमेंट, नॉर्मल मिस्टेक जो भी है, राइट, उसको डिफाइन किया गया है किस तरह से? डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, presentation and disclosure as required to be reported in the FS
एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मैं उसे FRF लिख रहा हूं। तो as required to be reported in the financial statement as per applicable FRF and as reported in the financial statement. तो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर as required to be reported in the financial statement as per applicable FRF financial reporting framework and as reported in the financial statement। मतलब कि डिफरेंस है किस चीज में, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन या फिर डिस्क्लोजर। जैसा हमें करना चाहिए था, हमें करना किस तरह से चाहिए, हमें प्रेजेंट किस तरह से करना चाहिए, क्या हमें दिखाना चाहिए, क्या अमाउंट होनी चाहिए, तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में बताया गया है वो, तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में बताया गया है उस हिसाब से हमने नहीं किया है, उनसे कुछ अलग किया है। हमने एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें कुछ अलग बताया है। तो जो आपको करना चाहिए था और जो आपने किया है उन दोनों में डिफरेंस होगा, और उसी डिफरेंस को क्या कहा जाएगा, मिसस्टेट। समझ में आ रहा है? जो आपको बताना चाहिए था वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो जाएगा, और जो आपने एक्चुअल में रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उन दोनों के बीच अगर कुछ भी डिफरेंस है, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, मिसस्टेटमेंट। ये बिटवीन जो वर्ड है ये इन दोनों के लिए यूज किया गया है, एज रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको किस तरह से करना चाहिए था और आपने क्या किया है, उन दोनों के बीच अगर कुछ भी डिफरेंस है देन इट इज कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक। समझ में आ रहा है? ये मिसस्टेटमेंट अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर की वजह से हो सकते हैं। इन चारों चीजों में जो करना चाहिए था और आपने जो किया है उन दोनों में डिफरेंस होगा। अमाउंट जितनी दिखानी चाहिए थी, जितनी अमाउंट होनी चाहिए थी, उनसे अगर आपने अलग किया है, कुछ भी परचेस किया है, रॉ मटेरियल परचेस किया है 10 लाख रुपीज का और दिखाया है 9 लाख रुपीज या फिर 1 लाख रुपीज या 1 करोड़, कुछ भी दिखाया, देन इट इज कंसिडर्ड एज मिस स्टेटमेंट, क्योंकि वो डिफरेंस है किसमें, अमाउंट में डिफरेंस है। जितनी अमाउंट एक्चुअल में आपने, जितनी अमाउंट का आपने परचेस किया था उतना आपने नहीं दिखाया है। अगर जो भी आपने परचेस किया है उसकी, उसके लिए आपको ITC अवेलेबल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, तो उसका जो GST है वो एक्चुअली आप परचेस के साथ नहीं दिखा सकते, उसको आप एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते हैं, वैसे करंट एसेट्स दिखाई जाएगी, राइट। तो अगर आपने उसको परचेस में ऐड कर दिया देन इट इज कंसिडर्ड एज मिस्टेक, राइट। फिर है क्लासिफिकेशन, कैपिटल को रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू को कैपिटलाइज कर दिया है, राइट, तो वो क्या है, मिसस्टेटमेंट है। अगर कोई भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया था, कोई भी नॉर्मल रिपेयर किया था इन एनी टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट, उनसे एक्चुअल में यूजफुल लाइफ या फिर जो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ द असेट नहीं बढ़ रही थी, मतलब कि उसको कैपिटलाइज नहीं करना था, अगर ऐसी कोई भी चीज है उसको अगर कैपिटलाइज कर दिया देन इट इज कंसिडर्ड एज अ मिसस्टेटमेंट ड्यू टू डिफरेंस इन द क्लासिफिकेशन। जो आपको करना चाहिए था और जो किया है उन दोनों में डिफरेंस है, राइट। फिर प्रेजेंटेशन, जिस तरह से आपको प्रेजेंट करना चाहिए था, जहां पर प्रेजेंट करना चाहिए था एज पर FRF, उनसे आपने कुछ अलग प्रेजेंट किया है, कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, राइट। शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में दिखा दिया है, राइट, या फिर कोई असेट है वो गलती से कहीं और जगह पर दिखा दी है, तो वहां पर गलती हो सकती है, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ डिफरेंस इन द प्रेजेंटेशन और वो मिसस्टेटमेंट। या फिर डिस्क्लोजर हो सकता है, जो भी FRF के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से, या फिर AS या इंड AS के हिसाब से जो भी डिस्क्लोजर आपको दिखाना चाहिए, वो डिस्क्लोजर अगर आपने नहीं दिखाया है तो वो क्या हो जाएगा, मिसस्टेटमेंट, राइट। जैसे शेड्यूल 3 के हिसाब से बहुत सारे एजिंग रिपोर्ट दिखाना है, डेटर्स क्रेडिटर्स वगैरह का, वो आपने नहीं दिखाया है या फिर गलत दिखाया है, तो वो मिसस्टेटमेंट माना जाएगा। कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया, डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज की है या फिर इन्वेंटरी वैल्यूएशन की मेथड चेंज की है, और वो जो चेंज किया है वो आपने अगर प्रॉपरली नहीं दिखाया है तो वो मिसस्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये मिसस्टेटमेंट है। मिसस्टेटमेंट जो है वो दो चीजों की वजह से हो सकते हैं, मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। फ्रॉड इंटेंशनल और एरर जो है वो है अनइंटेंशनल। तो फ्रॉड जो है वो इंटेंशनल है, जबकि एरर है वो अनइंटेंशनल है। दोनों ही जो चीजें हैं उसको हम मिसस्टेटमेंट कंसिडर करते हैं।
फ्रॉड डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो सोफिस्टिकेटेड मैनर में भी की जा सकती है। सारे लोग मिलकर भी कर सकते हैं, कॉल्यूशन भी हो सकता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें, बहुत सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। तो फ्रॉड को डिटेक्ट करना बाय द ऑडिटर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एरर मिल सकती है, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑडिटिंग में भी हम मिल सकते हैं इतना। मतलब हाँ, ध्यान रखना है, बट वो हम नॉर्मल ऑडिट कर रहे हैं उसमें भी हमें मिल सकता है, राइट। तो ये दो चीजों की वजह से मिसस्टेटमेंट हो सकता है, या फिर फ्रॉड है या फिर एरर है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ ओपिनियन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड मिसस्टेट। अब अनमॉडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन समझते हैं। अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऐसे 700 के हिसाब से हम कब एक्सप्रेस करते हैं? when financial statements are prepared in accordance with applicable financial reporting framework। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है। यहाँ पर इन मटेरियल रिस्पेक्ट मतलब कि जो बड़ी बड़ी चीजें, मोटा मोटी सब कुछ बराबर होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें तो वैसे भी हम कंसिडर नहीं करते हैं। हमारे लिए मटेरियल आइटम्स ही इंपॉर्टेंट है, मटेरियल स्टेटमेंट है वही इंपॉर्टेंट है। तो अनमोडिफाइड ओपिनियन तब एक्सप्रेस किया जाएगा व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तब हमें अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, राइट। तो मतलब सब कुछ बराबर है। देखिए, मिसस्टेटमेंट का मीनिंग ही क्या है कि डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन amount classification, presentation and disclosure as required to be reported and as reported in the financial statement। जो होना चाहिए था और जो आपने प्रेजेंट किया, उन दोनों में डिफरेंस है, तो वो मिसस्टेटमेंट है। पर अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ ही बने हैं, देन इट मींस कि वहां पर कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं है, कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो आपको अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना रहेगा। मतलब कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि क्लीन ओपिनियन है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मोस्टली आपने जो ऑडिट रिपोर्ट देखे होंगे तो उसमें अनमोडिफाइड ओपिनियन ही देखे होंगे, राइट। चलिए, मॉडिफाइड ओपिनियन है वो दो सिचुएशन में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। when sufficient and appropriate audit evidences are obtained and financial statements are not free from material mistake। When sufficient and appropriate audit evidences are obtained and financial statements are not free from material mistake। अब ऑडिट एविडेंस क्या होता है? आपको आंसर करना है। राहुल, Audit evidences are items through which we can get comfort on the disclosure presentation or the amounts or mentioned in the FS. okay, any example? Example, Example, if cash and bank balances are shown, we can physically verify the cash as on. okay, then what is the audit evidence? Bank statements. फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या होगा? कैश फिजिकल वेरिफिकेशन, कैश का अगर हम फिजिकल वेरीफाई मतलब क्या होगा? मतलब ऑडिट एविडेंस क्या होगा?
फिजिकल वेरिफिकेशन इटसेल्फ कंसीडर्ड एज हमने ऑडिट खुद ने वेरीफाई किया ना उसमें। सॉरी No, the cash certificate issued by the company. The cash certificate issued ओके by the company. हाँ कैश का अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं तो फिजिकली काउंट करते हैं कि भाई कितना कैश है, तो जो भी आपने अकाउंट लेजर कुछ तो मंगवाया होगा कि भाई ये डेट को इतना बैलेंस होना चाहिए, तो वो अकाउंट या लेजर जो भी है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है, दैट इज कंसिडर्ड एज ऑडिट एविडेंस कि भाई हाँ चलो ये है, इसके हिसाब से हमें देखना है कि कितना कैश होना चाहिए, तो फिजिकली वेरीफाई करते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन इज एन ऑडिट प्रोसीजर, और जो जिसके साथ हम मैच करते हैं दैट इज एन ऑडिट एविडेंस। तो वो जो कैश का अकाउंट लेजर है वो हमारे लिए ऑडिट एविडेंस हो सकता है। कैश सर्टिफिकेट है वो जनरली हम कब मंगवाते हैं, एज ऑन 31 मार्च। हर बार नेसेसरी नहीं होता कि हम कैश वेरिफिकेशन एज ऑन 31 मार्च कर पाए। तो कई बार वो कैश सर्टिफिकेट जो है वो 31 मार्च का लिया जाता है, और फिजिकल वेरिफिकेशन जब भी हम वहां पर जाते हैं तब किया जाता है। इवन उसमें सरप्राइज चेकिंग भी हो सकता है, क्योंकि कैश का तो क्या है कि आप जब भी काउंट करने चाह रहे हैं अगर उनको पहले से पता है तो वो एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। इन्वेंटरी वगैरह में कंपेरेटिवली कम हो सकता है, बट कैश में ऐसा हो सकता है, वो इजीली वो अपने पॉकेट में से भी डाल देंगे अगर कम हो रहे हैं ऑफिस के कैश में, तो वो इजीली पॉसिबल है, इसीलिए वहां पर गलत हो सकता है। इसीलिए कैश वेरिफिकेशन में जनरली सरप्राइज चेकिंग प्रीफर किया जाता है, इसीलिए वो सिर्फ 31 मार्च को नहीं करते, या फिर 31 मार्च को करते ही नहीं है, किसी और दिन किया जाता है। तो ये जो कैश सर्टिफिकेट है वो भी एज ऑडिट एविडेंस कंसिडर करेंगे। बाकी परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, एफडी के सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट है, बैंक का कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन डेटर्स क्रेडिटर्स के पास से लेते हैं, रिकंसिलिएशन बनाते हैं, राइट। फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर है, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है, लोन का सैंक्शन लेटर है, उनका रीपेमेंट शेड्यूल है, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, इंटरनल कंट्रोल, जो भी अकाउंट्स है, वो सारी चीजें ऑडिट एविडेंस है। मेनली जो हमारा ऑडिट का पार्ट रहता है वो ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन करने में जाता है, और उसको इवेल्युएट किया जाता है वेदर ऑडिट एविडेंसेस आर प्रॉपर और नॉट। तो मेनली ऑडिट का जो पार्ट है वो ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने और उसको चेक करने में ही जाता है, उसी के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स की जाती है। और वही अब हम जो हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 5 ऑडिट एविडेंसेस ही करेंगे, जहां पर ऐसे 500 की सीरीज के बहुत सारे एसेट्स हैं जो आपने इन डिटेल सी एंटर में भी पढ़ा हो, राइट। तो ऑडिट एविडेंसेस जो भी चीज हम चेक करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर यूज करता है टू रीच टू द कंक्लूजन और उसके बेसिस पर अपना ओपिनियन देता है, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है, ऑडिट एविडेंस, राइट। ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अब ये सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट क्या होता है, थोड़ा सा आप आंसर कीजिएगा तभी इंटरेक्टिव हो पाएगा, अच्छे से हो पाएगा, अदरवाइज तो आप बोर हो जाएंगे। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट क्या होता है, ये तो बहुत इजी। सफिशिएंट यानी कि क्वांटिटी, ओके, कितना क्वांटिटी हमें चाहिए, अप्रोप्रिएट रिलायबिलिटी और रिलायंस। यस, उसके कोई एग्जांपल। सफिशिएंट का एग्जांपल होगा कि हमें अभी स्टॉक चेक करना होगा, तो कितना हमें क्वांटिटी सफिशिएंट होगा। ओके, जनरली स्टैट्यूटरी ऑडिट कितना स्टॉक देखकर सेटिस्फाई हो सकता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली, नॉट नेसेसरी, क्योंकि वो हर क्लाइंट में चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है। हाँ, तो आपके हिसाब से अगर आपने कहीं पर देखा हो तो कितना सफिशिएंट होता है जनरली। फिफ्टी 60%, 70%। हाँ, अगर बिजनेस स्मॉल होगा तो 60-70% तो भी। जनरली 70-80% तो मैक्सिमम हो जाता है, उनसे ज्यादा तो स्टैट्यूटरी ऑडिट देख ही नहीं पाता है, क्योंकि टाइम नहीं रहता है।
इन्वेंटरी वेरिफिकेशन के लिए जनरली प्रोडक्शन वगैरह बंद किया जाता है ना, वो फैक्ट्रीज वगैरह जो है वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि गुड्स रिसीव हो रहे हैं, इश्यू भी हो रहे हैं, तो उनको इन्वेंटरी में दिक्कत आती है, डिफरेंसेस आते हैं, इसीलिए वो जनरली प्रोडक्शन बंद किया जाता है। तो जनरली 70-80% मैक्सिमम हो गया। और अम, आपने पढ़ा होगा परेटो एनालिसिस कॉस्टिंग वगैरह में, राइट, या फिर एबीसी एनालिसिस। तो उसमें होता है कि जनरली इम्पोर्टेंट जो वैल्यू वाली आइटम्स है, राइट, 70-80% आइटम्स की जो वैल्यू है उसकी क्वांटिटी एक्चुअल में 10-20% होती है ओवरऑल क्वांटिटी की, क्योंकि उनकी वैल्यू ज्यादा है इसलिए क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो हम वही देख लेते हैं ज्यादातर, और हमें जो अश्योरेंस चाहिए, जो हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो जनरली मिल जाता है, राइट। परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस में भी हम 20-30% जितने देख लेते हैं, डिपेंडिंग कि कितना उसमें है। अगर आपके टोटल जो सेल्स है उसकी अमाउंट वैल्यू वाइज इनवॉइसेस काफी बड़े बनते हैं और 10-15 इनवॉइसेस में ही आपका काम हो जाता है। जनरली कंस्ट्रक्शन वगैरह है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का अगर बिजनेस है, आप हाईवे बना रहे हैं, तो उस केस में, उस कंपनी के केस में एवरी मंथ कुछ भी बिल आते हैं, राइट। और वो जो बिल होता है, मतलब मंथली बिल है तो 12 बिल होंगे। तो वो जो 12 बिल्स है, अगर आपके पास एक ही प्रोजेक्ट है तो 12 बिल्स है तो उसकी वैल्यू काफी बड़ी होगी। तो वो वैल्यू वाले जो चीजें हैं वही 12 बिल्स देख लेते हैं ना, तो हमारा पूरा सेल्स, पूरा ऑपरेशंस चेक हो जाता है, रेवेन्यू चेक हो जाता है। तो उसमें क्वांटिटी कम होती है बट उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, इसीलिए वो हमारे लिए सफिशिएंट उस हिसाब से हो जाता है, राइट। तो हर केस में हर आइटम के लिए क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, वो रिस्क वगैरह देख के हम डिसाइड करते हैं, राइट। और क्वालिटी, क्वालिटी मतलब कि आपके जो ऑडिट एविडेंसेस हैं वो रिलायबल एंड रिलेवेंट होने चाहिए। आप जिस पर्पस के लिए वो चेक कर रहे हैं वो उस हिसाब से होने चाहिए, तभी वो अप्रोप्रिएट माने जाएंगे। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आपको देखना है कि भाई फिक्स्ड एसेट दिखाई है बैलेंस शीट में, वो एक्चुअल में है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, क्या प्रोसीजर करेंगे? अगर आपको ये देखना है कि फिक्स्ड एसेट, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग एक्चुअल में है या नहीं, तो आप क्या प्रोसीजर करेंगे, क्या करेंगे? बताओ। फिजिकल वेरिफिकेशन इफ पॉसिबल। हाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक्चुअल में बिल्डिंग है या नहीं, राइट। पर क्या उससे पता चलेगा कि ये एक्चुअल में एंटिटी की ही बिल्डिंग है? ओनरशिप पता चल पाएगी? उसके लिए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स चेक करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे। मतलब क्या हुआ कि आपको ओनरशिप चेक करनी है तो आपको दूसरी प्रोसीजर करनी पड़ती है, सेल डीड या टाइटल डीड्स वगैरह चेक करने पड़ेंगे। बट उसका एग्जिस्टेंस चेक करना है कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो उसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। तो हमारे अलग अलग चीजों के लिए हमें जो अलग अलग सेटिस्फेक्शन असर्शंस चाहिए, तो उसके लिए भी प्रोसीजर अलग अलग होता है। अब उसी बिल्डिंग का अगर वैल्यूएशन चेक करना है तो कि मतलब कि जो वैल्यू बैलेंस में दिखाई है वो बराबर है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वैल्यूएशन रिपोर्ट। क्या वैल्यूएशन रिपोर्ट। बट नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम वैल्यूएशन करवाया जाता है। वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो इंजीनियर या फिर उसका वैल्यूअर जो होता है वो देते हैं। तो जो वैल्यूएशन जो है वो कुछ आपको कुछ अलग करना है, मतलब कि लाइक बायबैक कर रहे हैं या फिर बोनस शेयर्स इश्यू कर रहे हैं या फिर आप अमालगमेट कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें अगर होती है ना तभी वैल्यूएशन करवाया जाता है। बाकी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मुझे नहीं लगता कोई भी वैल्यूएशन करवाता है। जनरली वैल्यू क्या होती है बैलेंस शीट में? नॉर्मली आपने क्या किया, हम आप क्या करते हैं? बिल्डिंग अगर आपको देखना है तो आप क्या मेनली क्या प्रोसीजर करते हैं? मतलब सॉरी, उसका जो सेल डीड होंगे वो चेक कर लेंगे, तो उसमें जो अमाउंट होगा वही फैक्टराइज होना चाहिए। क्या चेक कर लेंगे? द पेपर्स इन विच द अमाउंट इज मेंशन्ड। आप कौन से पेपर्स?
हर बार थोड़ी हम परचेज बिल्स देखते सारे, हमारा मेनली फिक्स्ड एसेट में क्या चेक करते हैं? Opening balances are carried forward correctly and depreciation is charged correctly. डेप्रिसिएशन एंड वो जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस थी या नहीं, और उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन किया है वो जिस हिसाब से होना चाहिए, अगर कंपनी से तो शेड्यूल 2 के हिसाब से या नहीं, जो भी मेथड वो फॉलो करते हैं वो बराबर है या नहीं, वो हम देखते हैं, राइट, मेनली। या फिर अगर इसी ईयर में परचेस किया कोई भी एसेट तो उसका परचेस बिल वगैरह देखते हैं, बहुत ज्यादा एसेट्स है वो भी सैंपल बेसिस पर हम देखते हैं। तो वैल्यूएशन देखने के लिए या फिर कुछ बिल्स वगैरह होगा अगर उसी ईयर में परचेस किया है तो, या फिर डेप्रिसिएशन वगैरह चेक किया जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि आपको वैल्यूएशन चेक करना है तो आप डेप्रिसिएशन या फिर परचेस बिल्स देखते हैं, अगर आपको एग्जिस्टेंस चेक करना है तो फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, अगर आपको उसकी ओनरशिप चेक करनी है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो देखेंगे, वो शायद पुराने ईयर में भी हमने परचेस किया होगा तो वो भी हम डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, राइट। इवन करंट बिल्डिंग वगैरह है तो उसका टाइटल डीड वगैरह भी हम करंटली भी देख सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रोसीजर के लिए आपके ऑडिट एविडेंसेस अलग अलग होंगे, उसके लिए रिलेवेंस अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है? मतलब आप भी अगर नॉर्मली पढ़ते हैं, राइट, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पार्ट के लिए आपको पता होगा ना, सीए फाइनल में 2 पार्ट्स में आपके क्वेश्चन पेपर रहेंगे, पहला पार्ट एमसीक्यूज के लिए है जबकि दूसरा पार्ट है डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो आप बताइए अभी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? अभी जो हमारी Descriptive. है वो डिस्क्रिप्टिव के लिए है या फिर डिस्क बोलो? डिस्क्रिप्टिव के लिए, दोनों के लिए एक्चुअली, दोनों के लिए एक्चुअली। क्योंकि दोनों ही आ जाएगा ना। पर अगर अभी मैं आपको कोई भी केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिकली एमसीक्यूज के लिए हो जाएगा, एमसीक्यू लिखे। उसमें से डिस्क्रिप्टिव आने के चांसेस कम होते हैं, पर हाँ डिस्क्रिप्टिव में से एमसीक्यूज आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हर चीजों के लिए रिलेवेंस अलग अलग होता है, जो हम जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं उस हिसाब से पढ़ते हैं, तो रिलेवेंस अलग होता है। वैसे ही ऑडिट प्रोसीजर्स में भी जिस चीज के लिए हम ऑडिट कर रहे हैं, जिस चीज के लिए वो चेक करें, उस हिसाब से प्रोसीजर या फिर ऑडिट एविडेंसेस है उसका रिलेवेंस चेंज हो सकता है, राइट। एंड सेकंड, रिलायबिलिटी। ऑडिट एविडेंसेस है वो रिलायबल होने चाहिए। आपके हिसाब से कौन सा ऑडिट एविडेंस रिलायबल है? आपके हिसाब से कौन से ऑडिट एविडेंस रिलायबल माने जाएंगे? Example, external confirmations. External confirmation. Why external confirmations are reliable? एग्जाम्पल बैंक का है तो बैंक के लेटर हेड पे रहेगा तो that will be reliable enough. बैंक क्यों गलत करेगा ऐसा? Sorry. हाँ, जनरली मतलब हम क्या मान लेते हैं कि एक्सटर्नल पार्टी है आउटसाइड द एंटिटी, तो वो क्या होगा कि वो कुछ गलत करने का उनका कुछ भी इरादा नहीं होगा। इंटरनली अगर हम पूछेंगे मैनेजमेंट को कि भाई ये सही है या नहीं, तो वो तो मोस्टली क्या कहेंगे, अरे हमारे में कुछ भी गलती हो सकती है, आज तक हमने कुछ भी ऐसा किया, राइट। वो थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं। बट अगर आउटसाइड पार्टी, एक्सटर्नल पार्टी को हम पूछेंगे तो उसको कोई भी क्लाइंट में कुछ भी गड़बड़ करने की नॉर्मली कोई भी उसकी इच्छा नहीं होगी, तो उसके ऊपर हम ज्यादा रिलाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक्सटर्नल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल। फिर हम कैसी चीजें, कैसे एविडेंसेस हम ज्यादा कलेक्ट करते हैं? ओरिजिनल और मोर रिलायबल। ओरिजिनल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल, क्योंकि स्कैन कॉपीज वगैरह है, फोटो कॉपीज की है, तो उसमें आराम से बहुत ही, अभी तो बहुत ही इजी हो चुका है कि उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, राइट। फोटो कॉपीज में भी गलत हो सकता है कुछ भी, इवन जो स्कैन कॉपीज है तो उसमें भी इजीली एडिट हो सकता है, पीडीएफ भी एडिट कर सकते हैं, तो वो चीजें हो सकती है। तो उसके लिए वहां पर रिलायबिलिटी कम हो सकती है, इसीलिए एडवाइजेबल कि आप ओरिजिनल एविडेंसेस कलेक्ट करें। बट अभी जो कोरोना के बाद इतना सब कुछ बढ़ गया है कि स्कैन कॉपीज के ऊपर हम ज्यादा ही रिलाई कर रहे हैं, और अब तो चैट जीपीटी आ गया, तो चैट जीपीटी भी इनवॉइसेस जनरेट करके देता है। आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले तो बिल का फोटो वायरल हुआ था कि जिसमें बिल तो बना देगा पर वो इस तरह से बनाया कि ह्यूमन
का टच हुआ है उस हिसाब से वो थोड़ा सा खराब हुआ है, उसमें थोड़ा सा रिंकल्स पड़ गए हैं, राइट। तो इस तरह की भी इमेजेस वो जनरेट करके देता है चैट जीपीटी, मतलब कि एआई है वो खराब भी है कुछ हिसाब से कुछ हद तक। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, सो वी नीड टू बी अवेयर, राइट, अलर्ट रहना चाहिए। हमें क्या मेंटेन करनी चाहिए उस हिसाब से, क्या होना चाहिए ड्यूरिंग द ऑडिट, हमें क्या मेंटेन करना जरूरी है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, यस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मतलब कि हमें अलर्ट रहना है कुछ भी अलर्ट। अगर। सॉरी, यस राहुल, तुम कुछ बोल रहे थे। ओके, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना जरूरी है, राइट। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब कि अलर्ट रहना है, क्वेश्चंस करना है। अगर आपको कुछ भी चीज ऐसे ही बोल रही है कि भाई ये चीजें देख लीजिए, अगर आप दूसरे डॉक्यूमेंट से वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो आपको वो चीज ऐसे ही मान नहीं लेना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछना है। कुछ भी अलग अगर अनयूजुअल दिख रहा है तो आपको उसके लिए क्या है, क्यों है, वो सब कुछ जानना चाहिए, इन डिटेल चेकिंग करना चाहिए। दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, और वो हमें पूरे ऑडिट में मेंटेन करना जरूरी है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। ओरिजिनल एविडेंसेस आर इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल एविडेंसेस आर रिलायबल। और क्या होता है यार, और कुछ याद है कौन सा एविडेंसेस ज्यादा रिलायबल होंगे। फिर इंटरनल कंट्रोल्स आर गुड, इंटरनल आर मोर रिलायबल। हाँ, इंटरनल कंट्रोल्स अगर अच्छा है, इंटरनल कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंटरनल एविडेंसेस आर रिलायबल। इंटरनल कंट्रोल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी एंटिटी के लिए। वो जितने अच्छे हैं तो उस हिसाब से उन्होंने जो भी एविडेंसेस जनरेट किए हैं वो भी हम रिलायबल मान सकते हैं, राइट। इंटरनल कंट्रोल क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, और कौन सा एविडेंसेस ज्यादा रिलायबल है। अगर मैं ये सिर्फ लेक्चर ले रहा हूँ, ये स्क्रीन में नहीं दिखा रहा हूँ, तो आपको कितना समझ में आएगा, कितना याद रहेगा। अगर ये स्क्रीन में जो भी शेयर कर रहा हूँ, राइट, ये सब कुछ लिख रहा हूँ, अगर ये नहीं लिखा है तो आपको कितना याद रहेगा। सब कुछ याद रह जाएगा। नहीं, तो जरूरी क्या है। रिटर्न इज मोर रिलायबल देन हाँ, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। हाँ, जनरली डॉक्यूमेंट्री, उसे रिटर्न को कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर मोर रिलायबल, क्योंकि मोर रिलायबल। अगर आपने मैनेजमेंट को पूछा कि भाई आपने ये सब कुछ, ये जो सारी प्रोसेस है वो सब कुछ बराबर है ना, तो वो तो क्या बोलेगा, हाँ हाँ, अरे कुछ भी नहीं, उसमें कुछ कम ही नहीं, मतलब सब कुछ बराबर अच्छे से किया हुआ है, हम अच्छे से ही करते हैं, हम थोड़ी ना कुछ गलत करते, तो वो तो ऐसे ही बोलेंगे ना। बट अगर हम एक्चुअल में देखेंगे इनवॉइसेस को, सारे डॉक्यूमेंट्स को, पीओ जीआरएन वगैरह, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में किस तरह से हो रहा है, सही है या नहीं। कई बार लोग पलट जाते हैं ना, पहले कुछ और कहा था, फिर दूसरी बार पूछते हैं तो, या फिर दूसरे लोगों के सामने पूछते हैं, उनके अपर मैनेजमेंट के सामने पूछते हैं, तो वो चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो ओरल एविडेंसेस है उसके ऊपर हम इतना रिलाई नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर मोर रिलायबल, और वो ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ऑडिट का एक ऐसे कहता है हमें ये चीजों के ऊपर फोकस करने के लिए, वो क्या है हमारे लिए, क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230 डॉक्यूमेंटेशन जैसे 230। हमने जो भी ऑडिट किया है, जो भी ऑडिट एविडेंसेस है, उसमें से जो नेसेसरी ऑडिट एविडेंसेस है उसको हमें डॉक्यूमेंट करना नेसेसरी है, राइट। क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जो भी हमारा चेकिंग होता है, रिव्यू होता है, तो उसके लिए तब हमें ये डॉक्यूमेंट्स ही हमें प्रेजेंट करने रहेंगे। तो वो जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो करना ही है। तो उसके लिए हमें मोस्टली डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ही चाहिए होगा। समझ में आ रहा है, उसी को हम डॉक्यूमेंट कर पाएंगे। ओरल इंक्वायरी अगर की, आपने किसी से डिस्कशन किया, वो भी नेसेसरी है। वो डिस्कशन भी कई बार क्या हो जाता है कि हम मेल के ऊपर कंफर्म करवा लेते हैं कि भाई ये आज का डिस्कशन ये चीजों पर रहा था, राइट। तो ताकि वो भी हम फ्यूचर में एज अ डॉक्यूमेंट हम प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, तो ये रिलायबिलिटी के पॉइंट्स है। और एक लास्ट पॉइंट जो है रिलायबिलिटी का, वो है कि अगर कोई भी ऑडिट एविडेंस डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर, देन इट इज मोर रिलायबल। मतलब आप खुद करके, खुद चेक करते हैं, खुद एविडेंसेस देखते हैं,
खुद एविडेंसेस आपको ऑब्टेन किए जाता है तो वो ज्यादा रिलायबल है। जैसे कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन जनरली ऑडिटर है उनको डायरेक्टली दिए जाते हैं, राइट, वो डायरेक्टली दिए जाते हैं इसलिए वो ज्यादा रिलायबल है। अगर उसमें इंटरफियरेंस ऑफ द मैनेजमेंट है तो वो कम रिलायबल हो सकता है। इसीलिए जो भी एविडेंसेस डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर है वो ज्यादा रिलायबल माने जाएंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये रिलायबिलिटी हो गई। तो आपके एविडेंसेस सिर्फ सफिशिएंट नहीं बल्कि एप्रोप्रिएट भी होने चाहिए, वो रिलेवेंट और रिलायबल भी होने चाहिए, राइट। सफिशिएंसी से क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस डिसाइड होती है और एप्रोप्रिएटनेस से क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस डिसाइड होती है, और ये नेसेसरी है। तो आपके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल गए हैं एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब कि वहां पर कुछ ना कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मतलब कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। तो अगर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तब आपको मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना रहेगा। या फिर और दूसरी ऐसी सिचुएशन जहां पर हम मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे वो है ऑडिटर हैज नॉट ऑब्टेन्ड sufficient appropriate audit evidences to determine whether financial statements are free from material misstatement. Auditor has not obtained sufficient appropriate audit evidences to determine whether financial statements are free from material misstatement. मतलब कि हमें मैनेजमेंट जो ऑडिट एविडेंसेस हमें चाहिए वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। वो इंटेंशनली भी हो सकता है या फिर अनइंटेंशनली भी हो सकता है। कुछ काम में बिजी है, मतलब कई बार होता है ना कि हम डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और वे कहते हैं कि कल देंगे, परसों देंगे, अभी हम यहाँ पर बिजी है, अभी वो आने वाले हैं, वो आने वाले, ये ऑडिट चल रहा है, वो चल रहा है, राइट, हमारे पास टाइम नहीं है, राइट, बहुत सारे बहाने उनके होते हैं। तो उस रीजन से इस तरीके से वो हमें अवॉइड करते हैं कई बार, और हम भी कई बार भूल जाते हैं, हमारे पास भी टाइम नहीं होता है, और उस वजह से हम वो डॉक्यूमेंट्स के लिए हर बार फॉलो अप नहीं ले सकते। तो कई बार वो छूट जाते हैं एविडेंसेस चेक करना, या फिर वो इंटेंशनली कुछ चीजें ऐसी है वो जरूरी है फिर भी वो नहीं देते, उनको पता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के लिए नेसेसरी है, फिर भी वो हमसे छुपाते हैं, हमें नहीं देते हैं। तो उस केसेस में कुछ गलत हो सकता है। और अगर हमें पता है कि भाई चलो ये एविडेंसेस तो हमें चाहिए और वो हमें नहीं दिए हुए हैं, और हम उस वजह से डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, तब भी हमें मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना होगा। जो एविडेंसेस हमने मांगे हैं और वो उन्होंने नहीं दिए हैं, और जो जरूरी है टू डिटरमाइन वेदर एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, ऐसे एविडेंसेस नहीं देते तब भी हमें मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना होगा। तो दो सिचुएशन में मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा, व्हेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस आर ऑब्टेन्ड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या फिर sufficient appropriate audit evidences ही हमें नहीं मिले हैं to determine whether financial statements are free from material misstatement और समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट? अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और जो भी लोग ये YouTube पर देखेंगे, देखने वाले हैं, उनको भी अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, राइट। चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम चैप्टर 7 जो है ऑडिट रिपोर्टिंग रिलेटेड, उसमें भी ये पढ़ेंगे, पर ये बेसिक है, अलग अलग एसेस में भी इसका रेफरेंस आएगा, तो ये हमें समझना अभी जरूरी है। समझ में आ रहा है ना दोनों को? हर्ष, राहुल? हाँ सर। हर्ष कंफर्म वंस। हर्ष, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये ओके, सर। अब जो मॉडिफाइड ओपिनियन है उसके भी 3 सब टाइप्स है, आपको पता ही होंगे ना? कौन सा है?
क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर. यस, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. अब ये तीनों में हम किस तरह से डिवीजन करते हैं, उसके लिए एक और डेफिनेशन समझनी जरूरी है, दैट इज परवेसिवनेस. अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हमें मिल चुके हैं, तो वहां पर मिसस्टेटमेंट है या नहीं वो हमें पता होगा. अगर हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन ही नहीं किए हैं, तो वहां पर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं कि भाई ये एविडेंस नहीं दिया, फिजिकल वेरिफिकेशन करने से हमें रोका गया, तो वहां पर शायद इन्वेंटरी ना हो, या फिर ऑब्सोलेट आइटम्स हो, या फिर नॉन मूविंग स्लो मूविंग आइटम हो जिसकी वैल्यूएशन हमें कम करनी चाहिए. अगर वो हमें सेल्स का डेटा नहीं दे रहा है, तो मतलब वहां पर कुछ गलती हो सकती है, कुछ गलत हो सकता है. वो अगर हमें डेटर्स के पास से एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मंगवाने दे रहे, तो वहां पर फ्रॉड हो सकता है. तो जब भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं, तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं वेदर देयर इज एनी मिसस्टेटमेंट और नॉट. बट जब भी हमें वो एविडेंसेस ऑब्टेन करने से मना करते हैं, तब वहां पर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं. तो ये जो परवेसिवनेस वर्ड यूज किया जाता है, वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट, जब भी हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिल चुके हैं, या फिर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स. जब भी हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलेगा, तो मिसस्टेटमेंट या फिर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में परवेसिवनेस वर्ड यूज किया जाता है. परवेसिवनेस का सिंपल जो मीनिंग है वो ऐसा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है. परवेसिवनेस का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि वो पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, और इसकी डेफिनेशन जो है वो समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो ये मिसस्टेटमेंट या फिर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है. तो परवेसिव किसे कहा जाएगा? मिसस्टेटमेंट्स और पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक आइटम, एलिमेंट और account of the financial statement. When misstatement or possible misstatements are not confined मतलब कि restricted, are not confined to specific element, item or account of the financial statement. मतलब कि आपका जो मिसस्टेटमेंट है या फिर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है, वो कोई एक आइटम, कोई एक अकाउंट या फिर कोई एक एलिमेंट को ही हिट नहीं करता है. मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मोर देन वन अकाउंट, आइटम और एलिमेंट है उनको हिट करता है, उनको अफेक्ट करता है, और उस वजह से उसकी इम्पैक्ट है वो ज्यादा हो जाती है. राइट, उसकी इम्पैक्ट ज्यादा हो जाती है और वो परवेसिव कहा जाता है. जो भी मिसस्टेटमेंट या पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है, उसकी जो इम्पैक्ट है वो कन्फाइंड नहीं है, आर नॉट कन्फाइंड, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक आइटम, एलिमेंट और अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो सिर्फ एक अकाउंट, एक आइटम को हिट नहीं करता है, बट वो मोर देन वन आइटम, अकाउंट को हिट करता है. और if so confined, अगर वो restricted है, limited है, then it is substantial part of financial statement. अगर वो लिमिटेड है, कोई एक आइटम, कोई एक अकाउंट या एलिमेंट को ही हिट करता है, उसी को अफेक्ट करता है, तो वो सब्सटेंशियल पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है. तब अगर वो मिसस्टेटमेंट या पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है, वो कोई ऐसे सब्सटेंशियल पार्ट को हिट करता है, तब भी हम ऐसा कह सकते हैं कि दैट मिसस्टेटमेंट और पॉसिबल मिसस्टेटमेंट इज परवेसिव. समझ में आ रहा है? और अगर कोई फाइनेंशियल आइटम है, मतलब कि जिसकी अमाउंट वगैरह गलत है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो ये हो सकता है. या फिर अगर वो डिस्क्लोजर के बारे में है, इफ इट इज अबाउट डिस्क्लोजर,
then it is fundamental to users understanding. अगर वो डिस्क्लोजर के बारे में है तो वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, फंडामेंटल है, फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग है। मतलब कि जो भी डिस्क्लोजर है उस वजह से जो यूजर है वो कुछ अलग ही समझेगा। डिस्क्लोजर में स्टेटमेंट है या फिर पॉसिबल में स्टेटमेंट है तो उस वजह से यूजर कुछ अलग ही समझेगा, तो उसको भी परवेसिव कहा जाता है। परवेसिव का नॉर्मल बेसिक मीनिंग क्या है कि वो पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, चाहे वो मिसस्टेटमेंट है या फिर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट जब भी हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल चुके हैं एंड हमें मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं। पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स जब हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले हैं और चांसेस लग रहे हैं कि वहां पर मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, राइट? तो उस केस में परवेसिव वर्ड यूज किया जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। परवेसिव मतलब कि मिसस्टेटमेंट या पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट और आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि फॉर एग्जांपल ऐसा है कि परचेज आपने किया है और परचेज में क्लाइंट ने कुछ गफला किया है, कुछ गलत किया हुआ है। परचेज की जो वैल्यू है उनको बढ़ा दिया गया है, मटेरियल का जो परचेज है वो जितना है उनसे ज्यादा दिखाया गया है, तो उसकी इम्पैक्ट परचेज पर तो आएगी, प्लस इन्वेंट्री पर भी आएगी, क्योंकि इन्वेंट्री जो है कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पर वैल्यू किया जाता है और नॉर्मली वो कॉस्ट पर किया जाता है। तो परचेज जितने में किया है उसी हिसाब से उसकी कॉस्ट अफेक्ट होगी। तो परचेज गलत है तो इन्वेंट्री भी गलत हो सकती है, राइट? और ओवरऑल प्रॉफिट वगैरह में तो उसकी इम्पैक्ट आएगी। इवन कई बार वो सेल्स के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, प्रोडक्शन भी उसमें भी गलत हो सकता है, तो उसे परवेसिव कहा जा सकता है उसमें स्टेटमेंट। या फिर इफ सो कन्फाइंड मतलब कि वो लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है टू वन आइटम, एलिमेंट और अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो सब्सटेंशियल पार्ट है। मतलब कि आपकी इन्वेंट्री बहुत बड़ी है, बहुत ही ज्यादा है, और उसमें कुछ गलत किया, उसका वैल्यूएशन का मेथड कुछ गलत है, या फिर अपने सेल्स जो दिखाया है वो सेल्स में कुछ गड़बड़ की है, सेल्स जितना भी कस्टमर को किया है उसमें कुछ गड़बड़ की है, तो वो सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन हो सकता है, वो परवेसिव कह सकते हैं। और अगर डिस्क्लोजर के बारे में बात करें कि डिस्क्लोजर में मिसस्टेटमेंट या पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है जो यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है, और उसमें मिसस्टेटमेंट या फिर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, तो अगर अकाउंटिंग की जो मेथड है फॉर डेप्रिसिएशन, अगर उन्होंने जो भी मेथड यूज की है एसएलएम या फिर डब्ल्यूडीवी, वो जो मेथड यूज की है उसमें एसएलएम की जगह पर डब्ल्यूडीवी कर दिया या फिर डब्ल्यूडीवी की जगह पर एसएलएम, मतलब कि दिखाया कुछ और है, डिस्क्लोज कुछ और किया है, और एक्चुअल में डेप्रिसिएशन कुछ और मेथड से किया है। उस केस में क्या होगा कि वो डिस्क्लोजर में मिसस्टेटमेंट है बट वो परवेसिव नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन के मेथड अगर आप एसएलएम से डब्ल्यूडीवी कर देंगे, कुछ और लिख देंगे, तो उनसे डिफरेंस आएगा, बट वो इतना बड़ा नहीं होगा कि उस वजह से आप पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आ जाए, मतलब वो परवेसिव नहीं हो जाता। बट अगर आपका गोइंग कंसर्न, क्लाइंट का गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है वो अफेक्ट होता है कि गोइंग कंसर्न जो है वो इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन है, और क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनाए हुए हैं, इवन डिस्क्लोजर भी नहीं दिया हुआ है कि गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में उस डिस्क्लोजर नहीं दिया है उसको हम मिसस्टेटमेंट या पॉसिबल मिसस्टेटमेंट मानेंगे और वो परवेसिव कह सकते हैं, क्योंकि गोइंग कंसर्न फंडामेंटल डिस्क्लोजर है, उस वजह से क्लाइंट है, सॉरी यूजर है, वो कुछ अलग अज्यूम कर सकता है, वो ऐसा मान सकता है कि भाई ये तो गोइंग कंसर्न है, सब कुछ बराबर है, इसमें क्या ही गलत होगा, हम इन्वेस्ट करते हैं। फिर वो अगर बिजनेस बंद हो जाता है और उस वजह से लॉस होता है तो उनको नुकसान ज्यादा होगा। तो गोइंग कंसर्न का अगर अजम्पशन फॉलो नहीं होता है, इनअप्रोप्रिएट है और उसको डिस्क्लोज नहीं किया, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ परवेसिव। समझ में आ रहा है? तो ये परवेसिव कहा जाएगा। आर नॉट कन्फाइंड टू वन एलिमेंट, अकाउंट और आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इफ सो कन्फाइंड देन इट इज फंडामेंटल टू then it is substantial part of the financial statement, or if it is about disclosure then it is fundamental to users understanding। समझ में आ रहा है? ये मिसस्टेटमेंट या पॉसिबल मिसस्टेटमेंट के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। चलिए, अब ये तीनों में डिवाइड करना है, क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अगर हमें प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए ये परवेसिव वर्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। परवेसिव के हिसाब से इसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है। समझ में आ रहा है? ये सब टाइप्स है मॉडिफाइड ओपिनियन के, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर।
तो अब इस तीनों में हम क्लासिफाई कैसे करते हैं वो हम समझते हैं। तो उसके लिए एक टेबल में ही समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट सिचुएशन, जब हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल चुके हैं, and financial statements are not free from material mistake। मतलब कि वहां पर मिसस्टेटमेंट है, हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल चुके हैं एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वहां पर कुछ ना कुछ मिसस्टेटमेंट है, बट वो जो मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, तब उस केस में हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करें। जब भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिल चुके हैं एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, तब हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनका हम ऑडिट कर रहे हैं और उनकी जो इन्वेंटरी जो है, राइट, उनका वैल्यूएशन किया हुआ है लीफो मेथड से, राइट, मतलब कि जो अलाउड नहीं है फीफो या वेटेड एवरेज ही करना है, बट उन्होंने गलती से या फिर जानबूझकर लीफो मेथड कर दिया है, अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसका। बट एक्चुअल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उसकी इन्वेंटरी इतनी ज्यादा नहीं होगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, सब्सटेंशियल पार्ट नहीं होगी, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री में इन्वेंटरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो अगर ऐसा है और उस केस में गलत तरीके से वैल्यूएशन किया गया है इन्वेंटरी का, तो वो मिसस्टेटमेंट है, वो मटेरियल हो सकता है पर परवेसिव नहीं होता, क्योंकि परवेसिव होने के लिए वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट, समझ में आ रहा है, तो मटेरियल बट नॉट परवेसिव, और इसी वजह से हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, राइट। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड जो मिसस्टेटमेंट्स है वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव, राइट। और अगर ऐसा है कि मटेरियल एंड परवेसिव है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल चुके हैं और जो मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं वो है मटेरियल एंड परवेसिव, तो उस केस में हम एडवर्स ओपिनियन देंगे, उस केस में हम एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे कि ये सब कुछ वाहियात है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडवर्स, राइट, क्योंकि वहां पर जो मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है और तो और परवेसिव भी है, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट। इन्वेंटरी, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने वैल्यूएशन गलत किया है तो वो मटेरियल है बट परवेसिव, बट अगर वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जहाँ पर इन्वेंटरी काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पर उन्होंने लीफो मेथड से अगर किया है तो वो तो गलत ही है, एडवर्स ओपिनियन, वो नहीं मान रहे कि चेंज भी नहीं करेंगे, या फिर इवन उन्होंने वेटेड एवरेज से किया है तो भी हम शायद एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या होगा कि उनकी जो मेडिसिन वगैरह है उसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो उसमें तो एक्चुअल में जो फ्लो ऑफ द इन्वेंटरी है वो फीफो बेसिस पर ही होगा और उनका एक्चुअल में वैल्यूएशन भी फीफो बेसिस पर ही करना चाहिए, तो उस केस में अगर वो वेटेड एवरेज कर रहे हैं फिर भी हम एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, राइट। फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो उसमें इन्वेंटरी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, वहां पर जो इन्वेंटरी का वैल्यूएशन गलत है तो वो मटेरियल एंड परवेसिव हो सकता है, समझ में आ रहा है, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ये अच्छे से समझिएगा, इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज बताइए, राइट। अब दूसरी सिचुएशन, मॉडिफाइड ओपिनियन के लिए हमने दूसरी सिचुएशन क्या बोली थी कि भाई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ही अवेलेबल नहीं है टू डिटरमाइन वेदर एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, पर उसके इसमें पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं। So sufficient appropriate audit evidences are not obtained .
to determine whether FS is free from material misstatement or not. मतलब कि sufficient appropriate audit evidences ही नहीं मिले हैं to decide to determine कि financial statement free from material misstatement है या नहीं. तो उस केस में जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स है कि हो सकते हैं, वो जो मिसस्टेटमेंट्स हमें लग रहा है कि भाई मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, तो कोई डाउट है राहुल? कुछ नहीं सर. मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो उस केस में हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस, क्वालिफाइड. तो क्वालिफाइड ओपिनियन राहुल म्यूट कर दोगे आप माइक? थैंक यू. सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सॉरी, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं वो हमें नहीं पता है. और जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स लग रहे हैं कि भाई मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, मटेरियल एंड परवेसिव है, तो उस केस में हम डिस्क्लेम करेंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे. हम ऐसा कहेंगे कि भाई हम डिस्क्लेम करते हैं, हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करेंगे, राइट? जब भी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स लग रहे हैं कि मटेरियल एंड परवेसिव है, राइट? अगर हम आगे के ही एग्जांपल को कंटिन्यू करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर इन्वेंटर का वैल्यूएशन गलत है तो वो मिसस्टेटमेंट है और वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव है, तो हमने क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया था. अब अगर उसी केस में हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करने से वो मना कर रहे हैं, मतलब कि इन्वेंट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां पर हमें फिजिकल वेरिफिकेशन वो नहीं करने दे रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेंगे कि वहां पर इन्वेंट्री की जो क्वांटिटी है एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, उनकी कंडीशन कैसी है, कोई ऑब्सोलेट आइटम नहीं है ना, किसी की कोई नॉन मूविंग स्लो मूविंग आइटम नहीं है जिसका वैल्यूएशन हमें कम करना है, तो वो हमें नहीं पता चल पाएगा. तो उस केस में हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, राइट? तो वो जो केस है उसमें क्या होगा कि वहां पर हम एविडेंस नहीं मिल रहा है, बट जो भी इन्वेंटरी है वो काफी कम है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंटरी काफी कम है, तो वो परवेसिव नहीं है, वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा. तो उस केस में हम क्वालिफाइड करेंगे. समझ में आ रहा है? इन्वेंटरी का हमें अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करने देते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो वो हमें एविडेंस नहीं दे, एविडेंस हम ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, और उस केस में हमें क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना होगा, क्योंकि वो मिसस्टेटमेंट, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकता है बट वो मटेरियल होगा, परवेसिव नहीं होगा, राइट? पर अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी में हमें अगर इन्वेंटरी वेरिफिकेशन नहीं करने दे रहे, तो वो मटेरियल एंड परवेसिव दोनों ही हो सकता है और हमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ सकता है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी में काफी इन्वेंटरीज हो सकती है और उसमें काफी गलत हो सकता है. उसमें अगर एक्सपायरी डेट वाली कुछ भी दवाई है तो उसको हमें वैल्यूएशन कम करना है, इवेंट उसको डिस्कार्ड कर देना होगा, तो उस केसेस में हमें इन्वेंटरी का वेरिफिकेशन करना ही होगा. अगर उसमें हमें मना कर रहे हैं तो हमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर मिसस्टेटमेंट, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट मटेरियल एंड परवेसिव हो सकता है. समझ में आ रहा है, राइट? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वालिफाइड एडवर्स और डिस्क्लेमर में क्लासिफाई करना. अगर आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल चुके हैं, राइट, एंड उसमें आपको मिसस्टेटमेंट मिले, वो मिसस्टेटमेंट्स अगर मटेरियल है बट नॉट परवेसिव तो क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे. वो मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल एंड परवेसिव है तो हम एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे. अगर हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले ही नहीं है टू डिटरमाइन वेदर एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, और वो जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हमें लग रहा है कि मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे. मटेरियल एंड परवेसिव तो हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, राइट? समझ में आ रहा है? तो ये क्लासिफिकेशन इस तरह से किया जाएगा. जब भी हम ऑडिट करेंगे तो हमें ओपिनियन एक्सप्रेस करना रहेगा. इसमें कोई डाउट? नो सर. चलो
ये काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी समझ में ना आए तो पूछिएगा। हर्ष, कोई डाउट? No, sir. सो नाउ इट इज योर फेवरेट पार्ट। आपको ये लिखना होगा, आप लिख लीजिए, नोट्स बनानी होगी, क्योंकि वो लास्ट डे रिवीजन पर या फिर रिवीजन करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये आप कॉपी कर लीजिए। आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए ताकि मुझे पता चले आप लिख रहे हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मुझे भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस चाहिए। अच्छे से लिखिएगा क्योंकि ये आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प। मीनिंग लिख लिया? यस सर। कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में पढ़ेंगे, लाइक राइटिंग वगैरह, क्योंकि वो ज़रूरी है। एग्जाम में जनरली ऑडिट में फेल होते हैं, सीए फाइनल में। सो वो लिखना वगैरह जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लिखेंगे तभी पता चलेगा कि क्या किस तरह से हो रहा है। कीवर्ड्स जो रहते हैं वो सब कुछ हमें याद रखने ही होंगे। तो राइटिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से।
ये मॉडिफाइड में फर्स्ट कंडीशन तक का हो गया। हो गया सर।
Then with this types of modified opinion. Done, sir. हो गया ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? हो गया सर.
सर गूगल मीट पे कितने दिन चलेगा क्लासेस? सब कुछ गूगल मीट पर ही होगा क्लास। ओके सर, फुल क्लासेस सर? हाँ, यूट्यूब पर मैं ये पूरा डेमो लेक्चर मतलब एक चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो यूट्यूब पर भी मैं अपलोड करूँगा। बाकी इसी तरीके से सर स्टडी मटेरियल आप पूरा आईसीए मॉड्यूल का ही रेफर करोगे ना? मैं अभी सारे फीचर्स बता देता हूँ। लिख लिया? यस, ओके, कंप्लीट हो गया। हाँ लिख लिया सर। ओके, तो अभी जो हमने पढ़ा राइट वो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं ये बैच के बारे में आपको बता देता हूँ। ऑडिट मतलब कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, राइट। कोई भी एंटिटी का हो सकता है, ओपिनियन एक्सप्रेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये एग्जामिनेशन करते हैं। ओपिनियन के मेजर दो टाइप्स है, अनमोडिफाइड एंड मॉडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड ओपिनियन तब एक्सप्रेस किया जाता है व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, राइट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? जो भी प्रिपरेशन या प्रेजेंटेशन का फ्रेमवर्क है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो नेचर ऑफ द एंटिटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएस या फिर लॉ या रेगुलेशन के हिसाब से होगा, रिक्वायरमेंट होगी, तो उसे एप्लीकेबल एफआरएफ कह सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कह सकते हैं। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बने हैं तो अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना रहेगा। बट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से नहीं है, मतलब कि वहां पर मिस स्टेटमेंट्स है, आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिल चुके हैं एंड देयर आर मटेरियल मिस स्टेटमेंट, राइट, तो आपको मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। या फिर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले ही नहीं है टू डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट और नॉट। मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है? difference between amount, classification, presentation or disclosure as required to be reported in the FS as per applicable FRF and as reported in the FS। ये फ्रॉड या एरर की वजह से हो सकता है, राइट। और जो टाइप्स सब टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन में हमें क्लासिफाई करना है तो उसके लिए हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, वो है परवेसिवनेस। परवेसिवनेस का सिंपल मीनिंग है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर उसकी इम्पैक्ट है। उसका डेफिनेशन है मिसस्टेटमेंट या फिर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स के लिए। मिसस्टेटमेंट जब भी आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिल चुके हैं तब आपको मिसस्टेटमेंट्स मिले होंगे, या फिर अगर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले हैं तो जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है उसके बारे में ये वर्ड यूज किया जाता है। मतलब कि मिसस्टेटमेंट या फिर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स आर नॉट कन्फाइंड मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड नहीं है to specific item, element or account of the financial statement, or if so confined then it is substantial part of financial statement, or if it is about disclosure then it is fundamental to users understanding, right। अब अगर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिल चुके हैं एंड जो मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव तो क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, मटेरियल एंड परवेसिव तो एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन ही नहीं किए गए हैं तो जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स है वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव तो क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, मटेरियल एंड परवेसिव तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाएगा। समझ में आ रहा है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें है, राइट। इन डिटेल हम आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने जो भी नोट्स वगैरह लिखी, राइट, उसमें अगर कहीं पर भी आपको एग्जाम्पल्स वगैरह लिखना है अपने आप तो वो लिख सकते हैं जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन में हेल्पफुल, राइट। चलिए, तो ये यहाँ पर हमारा आज का सेशन रखेंगे, पर मैं आपको ये जो पूरी बैच है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आपको पता चले। ये इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, राइट। पूरा ही आईसीआई मॉड्यूल कवर अप किया जाएगा। आज मैंने आईसीआई मॉड्यूल में से कुछ भी नहीं करवाया है, बट ये अलग अलग चैप्टर्स में कहीं ना कहीं पर दिया हुआ है, और तो और ये आपने सीए इंटर में भी पढ़ा था, बट ये बेस है जो सीए फाइनल में भी आपको हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर समझा, मैंने जिस तरीके से नोट्स लिखवाई वो इस तरीके से मैं नोट्स भी लिखवाऊंगा। हमारा जो बेस रहेगा वो पूरा आईसीआई मॉड्यूल रहेगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस हम कवर अप करेंगे। प्लस हम जितनी भी आरटीपीज है, न्यू कोर्स की जितनी भी आरटीपीज है, मतलब कि May 24 से लेकर वो आरटीपीज, एमटीपीज और पास्ट पेपर्स जो भी है, इवन जो केस सिनेरियो बुकलेट है या फिर मॉडल टेस्ट पेपर अगर उसमें कुछ भी नए क्वेश्चंस अलग है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस सिनेरियो बुकलेट और मॉडल टेस्ट पेपर जो है उसमें एमटीपी या पास्ट पेपर से ही लिया गया है, बट अगर कोई भी क्वेश्चन अलग से है तो वो मैं यहाँ पर कवर अप करूंगा, राइट। प्लस हम जो आईबीएस का पार्ट है, आपका जो सीए फाइनल का पेपर 6 है, आईबीएस इंटीग्रेटेड बिजनेस स्टडीज, उसमें सारे ही सब्जेक्ट्स कवर अप होने वाले हैं। तो उसमें जितने ऑडिट के क्वेश्चंस है, राइट, वो हम कवर अप करेंगे, जहां जहां पर भी ऑडिट के क्वेश्चंस है, राइट।
ये जो पूरा चैप्टर 5 हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ऑडिट एविडेंस, ये पूरा ही डेमो लेक्चर है, वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा और इस तरीके से फ्रीली आप गूगल मीट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल मीट पर इसलिए कर रहे हैं ताकि इंटरेक्टिव हो सके, मैं आपको कुछ पूछ सकूँ, आप आंसर दे और आप अपने डाउट्स भी डायरेक्टली ड्यूरिंग द क्लास ही पूछ सकें। इसीलिए इसके पूरे रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आपका जो जो भी अटेम्प्ट है तब तक आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगे गूगल ड्राइव पर। 150 प्लस आवर्स होंगे, 150 टू 200 आवर्स में हम ये कवर अप करेंगे। इसमें नोट्स वगैरह भी लिखवाई जाएगी, जो जो जरूरी है वो नोट्स भी लिखवाई जाएगी, राइट। और जो मेन फीचर्स अलग है, राइट, वो है मिनी टेस्ट डेली। डेली हम 15 मिनट्स की टेस्ट रखेंगे। नॉर्मली जो ये आपका टाइमिंग रहेगा, राइट, जो लेक्चर का टाइमिंग वो 7 टू 9 होगा। 7 टू 9 AM हम मॉर्निंग में रखेंगे ताकि आपको कोई भी आर्टिकलशिप वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 7 टू 9 AM का हम टाइमिंग रखेंगे और उसके बाद 9 टू 9:50 9 टू 9:15 एवरी डे हम एक मिनी टेस्ट रखेंगे जहां पर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन जो भी टाइम अलाउ करेगा उस हिसाब से जो भी क्वेश्चन होंगे, MCQs होंगे, वो मैं आपको दूंगा और वो आपको लिखने होंगे तुरंत। और वो लिख के मुझे आपको व्हाट्सएप करने रहेंगे ताकि वो मैं आपको एक बार चेक करके भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि राइटिंग इज नेसेसरी। ऑडिट में जनरली राइटिंग अच्छे से नहीं करते, उसी वजह से फेल होते हैं। सीए फाइनल में सबसे ज्यादा लोग मेरे हिसाब से ऑडिट में फेल होते हैं। तो ऑडिट अच्छे से करना चाहिए, थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में लिखेंगे, सब कुछ समझेंगे, उसी तरीके से करेंगे, राइट, क्योंकि पेपर कुछ भी आ सकता है और समझेंगे तो आ ही जाएगा। तो 9 टू 9:15 हम टेस्ट रखेंगे। उससे क्या होगा, एक तो आपका रिवाइज हो जाएगा, जो भी हमने पढ़ा है वो आपका रिवाइज हो जाएगा और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। और ये जो टेस्ट होगी वो टिल लर्न होगा, चैप्टर का टिल लर्न, मतलब कि जब तक हम जैसे कल से ही स्टार्ट हो जाएगा ये टेस्ट, आज जो मैंने पढ़ाया है उसकी टेस्ट कल होगी और जब तक हम चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे तब तक, आज से लेकर चैप्टर 5 कंप्लीट होगा तब तक, या फिर जब भी चैप्टर 5 चल रहा है तब तक आपको टेस्ट में वो सब कुछ पढ़ के आना है। मतलब कि कल के टेस्ट के लिए सिलेबस आज का लेक्चर है, परसों जो वेडनेसडे टेस्ट रहेगा उसके लिए आज और कल हम जो पढ़ेंगे उन दोनों में से पूछा जाएगा। ये तब तक चलेगा जब तक चैप्टर 5 कंप्लीट ना हो जाए, मतलब कि पूरे चैप्टर का टिल लर्न एग्जाम रहेगा, टिल लर्न टेस्ट रहेगा, उसमें से कुछ भी आ सकता है। इस हिसाब से आपका रिवाइज भी रेगुलरली हो जाएगा और आप 15 मिनट एवरीडे लिखेंगे अपने आप, तो आपका जो कीवर्ड्स क्या लिखना है, किसे लिखना है, वो पता चलेगा। वो मैं आपको चेक करके भी बताऊंगा कि क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो तुरंत होता जाएगा। वो लास्ट में नहीं कर सकते, लास्ट में इतना टाइम नहीं रहता, इसीलिए हम अभी से करेंगे। फिर चैप्टर वाइज टेस्ट भी रहेगा, जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे हर चैप्टर की अपनी टेस्ट रहेगी, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से टेस्ट रखा जाएगा। वो जनरली हम संडे को रखेंगे और वो भी जो मैं टाइम दूंगा उसके 15 मिनट आधे घंटे तक आपका पेपर आ जाना चाहिए, राइट। वो हम कंपलसरी रखेंगे, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा है तभी आप टेस्ट देंगे, वो में कंपलसरी आपको लिखना है। जिस दिन जिस टाइम पर हमने टेस्ट डिसाइड किया है उसी टाइम पर उसी दिन आपको टेस्ट लिखना कंपलसरी होगा। जैसे पहले आप क्लासेस, फिजिकल क्लासेस में जाकर करते थे, वैसे ही हम करेंगे यहाँ पर, राइट। मैं वर्चुअली आपको कोर्स करूंगा और फिर हम फुल टेस्ट भी रखेंगे। सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद फुल टेस्ट भी रहेंगे, जो भी आपका अटेम्प्ट है उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कितनी कितनी फुल टेस्ट हम रखेंगे, राइट। इससे रिवाइज भी होगा जाएगा। और अगर जरूरत पड़ी तो हम 5 सितंबर या 6 सितंबर से 31 अक्टूबर तक ब्रेक लेंगे। अगर आप सभी को, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं उन सभी को, अगर आर्टिकलशिप में सीजन टाइम रहता है, राइट, सितंबर अक्टूबर में, तो अगर सभी को प्रॉब्लम है, मेजोरिटी को प्रॉब्लम है कि 7 टू 9 आप नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं उठ पाते हैं कोई भी रीजन की वजह से, क्योंकि आर्टिकलशिप में टाइम देना पड़ेगा, तब तो हम ब्रेक रखेंगे, अदरवाइज हम कंटिन्यू करेंगे, जो भी वो म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे, राइट। तो आई थिंक ये सारे फीचर्स रहेंगे मेजरली, ये सारी चीजें हम कवर अप करने वाले हैं। गूगल मीट पर रहेगा ये मेनली, ताकि इंटरेक्टिव हो पाए। आई थिंक ये सारे फीचर्स रहेंगे, और भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और जो यूट्यूब पर देखेंगे वो कमेंट कर सकते हैं। सो हर्ष, राहुल, आपको कुछ डाउट है? नो सर। हर्ष?
वो नहीं है, तो इसी No, तरीके sir. से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, पर अच्छे से करेंगे तभी पास हो पाएंगे, राइट। सीए फाइनल एक ही अटेम्प्ट में हो जाए, ऑडिट में अच्छे से 100 मार्क्स आ जाए, ऐसे हम ट्राई करेंगे, राइट। चलिए, तो जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। गूगल मीट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप कल का लेक्चर जो है 7 AM शार्प, राइट, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक हेल्पफुल होगा। पूरा डेमो लेक्चर तो फ्री है, पूरा एक चैप्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, आपको भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिल जाएंगे कि मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ या नहीं, उसका भी रीजनेबल एश्योरेंस आपको मिल जाएगा, राइट। तो कुछ भी डाउट हो तो बताइए, बाकी स्टे ट्यून्ड, कल मिलते हैं फिर से 7 बजे, राइट। चलो, बाय। बस और हाँ, कल टेस्ट है, तो राहुल और हर्ष आपको प्रिपेयर करना करके ही आना है, 9 AM को टेस्ट है, राइट। ओके, बाय। बाय।